हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें दो थियोरी है वो पढ़नी है। एक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और दूसरी जो थियोरी है कार्नोट इंजन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल सी बात है कि जो हम फिजिक्स में आइडियल सिचुएशन कंसीडर करते हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। ठीक है ना। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कुछ ऐसा ही कहना चाहता है, जिसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, वन बाय वन एक एक स्टडी करते हैं। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट किसके लिए है वो पहले समझ लेते हैं, हीट इंजिन्स के लिए। अब हीट इंजन अच्छे से समझो कि हीट इंजन में एक सिस्टम है सपोज, और उसको आप Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हो। वही हीट की हेल्प से ये सिस्टम वर्क करती है W जितना, और जो बाकी की एनर्जी है वो सराउंडिंग में रिलीज करती है Q2 अमाउंट ऑफ हीट। मतलब आप बोल सकते हो Q1 इक्वल टू W प्लस Q2। अब आप सोचो कि अगर मैं ये Q2 ज़ीरो करना चाहूँ चलेगा? मतलब सराउंडिंग में कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो ऐसी हम सिस्टम बना सकते हैं। तो आइडियली ये सोचने जाए तो हाइपोथेटिकली सही है, बट प्रैक्टिकली ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा ही है कि आप कोई ऐसी सिस्टम नहीं बना सकते जिसमें जो आप हीट सप्लाई करते हो वो 100% कन्वर्ट हो जाए वर्क डन में। देखो अभी स्टेटमेंट पढ़ो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from the reservoir and the complete conversion of the heat into work। आप ऐसी कोई सिस्टम नहीं बना सकते जिसमें आप हीट एब्जॉर्ब करते हो और उसको 100% वर्क में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, मतलब थोड़ा तो थोड़ा बट लॉस तो होगा ही, मतलब Q2 तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। अब सेकंड स्टेटमेंट अच्छे से समझते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है, तो ये रेफ्रिजरेटर ब्रेज है। अब सपोज एक सिस्टम है रेफ्रिजरेटर में। अब क्या करना चाहते हो आप, रेफ्रिजरेटर में आप जो लोअर टेम्परेचर है, मतलब जहाँ पे हीट कम है, सपोज लोअर टेम्परेचर में ले लूँ T2 और हायर टेम्परेचर ले लूँ T1। तो हीट को मैं लेके जाना चाहता हूँ फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, क्योंकि हर कोई यही चाहेगा कि जो रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर कम है उसको और कम किया जाए। ठीक है ना। हमारा काम ये तो है नहीं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये तो कोई नहीं चाहेगा। मतलब जो हीट है वो लोअर टेम्परेचर से आनी चाहिए। सपोज वो Q2 हीट है और वो हायर टेम्परेचर पे जानी चाहिए Q1 हीट। तो फिर वो सिस्टम के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। हम जनरली क्या करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और उसकी हेल्प से हम वर्क करते हैं। तो क्या कोई ऐसी सिस्टम बन सकती है जिसमें विदाउट डूइंग एनी वर्क हीट कैन फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर? मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दो और फिर भी फ्रिज अपना काम एज इट इज़ करें। ऐसा रेफ्रिजरेटर बना सकते हो? नहीं बना सकते। अगर बना सकते तो अभी तक बन गया होता। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from colder object to the hotter object। कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जिसमें 100% आप जो ट्रांसफ़र कर रहे हो वो हीट वो कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक चली जाए। ठीक है, ऐसे सिस्टम बनाने के लिए आपको एक्सटर्नली वर्क करना ही पड़ेगा सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है और प्रीवियस केस में वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा था। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखने हैं।
एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट मिलके बनता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो यहाँ तक क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं कार्नोट इंजन। तो सपोज आपके पास दो रिजर्वर है जिसके टेम्परेचर्स है T1 एंड T2। सपोज ये हॉट रिजर्वर है और ये कोल्ड, ठीक है। कोई एक सिस्टम को आप ये दो टेम्परेचर की रेंज में ही काम कराना चाहते हो, मतलब अगर आप सिस्टम को लेके जा रहे हो T1 से T2 टेम्परेचर, वापस बैक लेके आ रहे हो T1 टेम्परेचर पे, ठीक है। तो आपको चाहिए होगी एफिशिएंसी जो कि मैक्सिमम बन सके। तो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी के लिए कैसी साइकिल हमें यूज़ करनी पड़ेगी वो समझो। किसी भी सिस्टम है जो इंजन की तरह वर्क करती है, उसमें हमने, आपको याद है तो हीट सप्लाई की थी Q1, जिसकी हेल्प से कोई वर्क हुआ था W, और हीट रिलीज हुई थी Q2 के फॉर्म में, ठीक है ना। अब यहाँ पे एफिशिएंसी कैसे निकाले, तो ये है सिस्टम, और सिस्टम को हम वर्क कराना चाहते हैं एज अ हीट इंजन, ठीक है। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। अब सोचो आपके पास ये तीन क्वांटिटी है Q1, Q2 एंड W। ये जो है वो हीट सप्लाइड टू इंजन और ये हीट लॉस्ट टू सराउंडिंग, और ये वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वर्क डन पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। चलो, तो आउटपुट क्या चाहिए हमें यहाँ पे। देखो हमारा जो हीट इंजन है, सपोज फॉर एग्जांपल बाइक का इंजन है और वो पेट्रोल की हेल्प से बाइक अपना इंजन चलाता है और बाइक आगे चलती है, ठीक है ना। तो वर्क डन हुआ मतलब बाइक आगे चल रही है। Q1 एनर्जी जो कि हमें पेट्रोल से मिली थी, और Q2 जो हीट लॉस्ट है उसी वजह से इंजन गर्म हो रहा था। तो बाइक में आपका आउटपुट क्या है, मतलब आपको चाहिए क्या, इंजन गर्म हो जाए, पेट्रोल ज़्यादा खा ले गाड़ी, या गाड़ी आगे बढ़े। तो आपका कहना होगा कि गाड़ी को आगे चलाना हमारा मेन एम है, मतलब हमें आउटपुट में चाहिए ये वाला वर्क। तो आप यहाँ पे लिखोगे W डिवाइड बाय इनपुट। चलो इनपुट क्या है, आप इंजन को दे क्या रहे हो, हीट, और वो भी कौन सी, Q1। तो डिवाइड बाय क्या आएगा, Q1। अब एक इक्वेशन तो ये भी बन सकता है कि Q1 जो एनर्जी है उससे W वर्क हुआ और Q2 रिलीज हुई, तो W इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q1 माइनस Q2। अब ऐसा यहाँ पे लिख दो तो Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1 आएगा, और Q1 डिवाइड बाई Q1 मतलब 1, और Q2 डिवाइड बाई Q1। एफिशिएंसी ऐसे मिल सकती है। अब देखो ये तभी पॉसिबल है जब सिस्टम है वो कोई एनर्जी इंटरनली स्टोर ना करे, है ना। अगर आपने सिस्टम को दिया है 100 जूल, वो बोलेगा कि सर मैंने आपने जो 100 जूल एनर्जी दी थी उसमें से 25 जूल का वर्क किया, और 75 जूल एनर्जी है वो वेस्ट हुई इंजन को गर्म कराने में। अब ये दोनों ज़रूरी चीज़ें थी, क्योंकि इंजन गर्म होगा ही ना भाई, वो तो सब समझ सकते हैं, और इंजन को चलाना भी था, तो मतलब वर्क भी होना था और हीट लॉस्ट भी होनी थी। तो आप समझ सकते हो कि नहीं भाई तूने बराबर किया है। बट कोई इंजन अगर ऐसा बोले कि सर मैंने 25 जूल वर्क किया है और 50 जूल जितना या तो 60 जूल जितना मैंने इंजन को गर्म किया है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने तो दिया था 100 और ये बात कर रहा है 85 का, तो बाकी का 15 का क्या हुआ। तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि भाई तूने ये अपने पास रख लिया है, ये जो एनर्जी है वो आपने अपने पास रख ली है। कैसे, तो वो इंटरनली स्टोर करके
सेम वैसे अगर Q1 एनर्जी आपने सप्लाई कर दी, उसमें से वर्क हो गया, उसमें से हीट लॉस्ट भी हो गई और उसके बाद कुछ एनर्जी बची, तो वो सिस्टम अपनी स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में उसको रख लेगा। और अगर इंटरनल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये इक्वेशन फॉलो नहीं होगा, ये इक्वेशन फॉलो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आपको एफिशिएंसी कम मिलेगी। मतलब अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो ऐसी सिस्टम बनानी पड़ेगी जिसकी इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो हो जाए ज़ीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी होना चाहिए ज़ीरो, तभी मैक्सिमम वर्क इंजन की हेल्प से हो सकता है बाय लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो डेल्टा यू ज़ीरो कब होता है, इंटरनल एनर्जी का चेंज ज़ीरो कब होता है? जब कोई सिस्टम अपने पास ना कोई एनर्जी रखे ना कोई एनर्जी रिलीज करे, अपनी खुद की एनर्जी ना तो वो ऐड करे ना सब्ट्रैक्ट करे, तभी। और ये कब पॉसिबल है? जब साइक्लिक रिएक्शन हो। तो कार्नोट ने भी यही सोचा कि अगर मुझे इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम करनी है तो इंजन ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ज़ीरो। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी तभी ज़ीरो हो सकती है जब आपका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एक ही पोजीशन पे हो, क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल है। ठीक है ना, जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट पे डिपेंड करेगी, पाथ पे नहीं। तो आप कहीं पे भी घूमने जाओ बट वापिस अगर आ जाते हो तो एनर्जी का चेंज हो गया ज़ीरो। तो कार्नोट ने ये सजेस्ट किया कि आपको कोई ना कोई रिवर्सिबल प्रोसेस का यूज़ करना है, साइक्लिक रिएक्शन होनी चाहिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होना चाहिए और दो ही टेम्परेचर के बीच में इंजन वर्क करना चाहिए, तभी आपको एनर्जी मिल सकती है मैक्सिमम। और ये आज से 200 साल पहले, अप्रोक्सीमेट आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है 1824, तो अप्रोक्सीमेट 200 ईयर अगो कार्नोट ने ये बता दिया था कि जो मैंने इंजन बनाया है उससे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला इंजन बन ही नहीं सकता, और आज तक बना भी नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सब हाइपोथेटिकल कंडीशंस ली थी, सब आइडियल कंडीशंस। अब ना हमारे पास आइडियल गैस होगा, ना कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसके पास इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होगी, ठीक है, ना कोई हमारे पास परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, ना कोई परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल होगा। मतलब इन सभी आइडियल चीज़ों का यूज़ करके उन्होंने इंजन बनाया था। हाइपोथेटिकल मतलब सिर्फ सोच के, कोई प्रैक्टिकल उसका मॉडल नहीं था। तो मतलब हाइपोथेटिकली उन्होंने बता दिया कि अगर ऐसा ऐसा किया जाए तो आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम मिल सकती है और उससे ज़्यादा एफिशिएंसी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये इंजन कैसे वर्क करता है। सपोज हम एक पिस्टन ले लेते हैं, अब ये पिस्टन के अंदर हमने भर दिया आइडियल गैस, ये पिस्टन के अंदर हमने भर दिया है आइडियल गैस। ओके, तो ये आइडियल गैस भरा हुआ है और हमने यहाँ पे एकदम एयर टाइट इंसुलेटिंग एक पिस्टन रख दिया। अब ये ऊपर नीचे हो सकता है, देखो ऐसे, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो सकता है, मतलब ये आइडियल गैस को कंप्रेस कर सकता है। अगर आइडियल गैस ने ओपोज किया या तो कहीं से एनर्जी लेके उसके पास एनर्जी आ गई और वो एक्सपांड हुआ, तो ये पिस्टन ऐसे ऊपर भी जा सकता है। आप पिस्टन को नीचे ला सकते हो, गैस पिस्टन को ऊपर लेके जा सकता है। ठीक है, अब उसका जो शाफ्ट होगा, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं शाफ्ट, तो ये जो शाफ्ट होगा वो एक व्हील के साथ जुड़ा हुआ होगा और वो व्हील के साथ भी ऐसे जुड़ेगा कि
सेंटर थोड़ा साइड में रहे। अब जब ये शाफ्ट ऊपर जाएगा तो ये व्हील ऐसे घूमेगा, आप इमेजिन कर सकते हो, देखो ऐसे घुमा। फिर सिस्टम ऐसी होगी कि जब ये अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ जाए, मतलब कैसे कि वो सर्कल वहीं पे है, वो जो डिस्क है वो वहीं पे है, और शाफ्ट ऐसे आया सेंटर पे ऊपर, तो जो ये आपको उसका सेंटर पार्ट दिख रहा है वो थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये डिस्क है वो पूरी लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये जब वापस नीचे आएगा तब ये यहाँ से इस तरफ नीचे आएगा, मतलब ये सर्कल फिर से क्लॉकवाइज ही घूमेगा। तो मतलब क्या है कि पिस्टन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहना चाहिए, और उसके साथ जो जुड़ी हुई डिस्क है वो खुद क्लॉकवाइज रोटेट होती रहेगी। और वो भी कैसे, जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तब ये डिस्क लेफ्ट हैंड साइड की ओर खिसकेगी, और जब ये पिस्टन नीचे आएगा तब ये डिस्क राइट हैंड साइड की ओर खिसकेगी। तो ये ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में अपनी मोशन कंटिन्यू करेगी, ठीक है ना। अब वही तो होना चाहिए, क्योंकि पिस्टन आगे पीछे हो रहा है, और पता नहीं कि हमने जो बाइक खरीदी है वो भी आगे पीछे होकर चल रही है, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। पिस्टन आगे पीछे होना चाहिए, बाइक का जो टायर है या कार का जो टायर है वो कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में रोटेट होना चाहिए, और वो रोटेट तभी हो सकता है एक ही डायरेक्शन में जब टायर के साथ जुड़ा हुआ शाफ्ट एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो, ठीक है। तो ऐसी कोई एक सिस्टम है जिसमें इनिशियली प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 एंड टेम्परेचर है T1, ठीक है। और वो पिस्टन कुछ यहाँ पे था ऐसा समझो इनिशियली। फिर हमने क्या किया, यहाँ से एक पेट्रोलियम की एक फ्लेम आएगी, और यहाँ से एक स्पार्क प्लग जैसा कुछ होगा, वहाँ से स्पार्क होगा, यहाँ पे पेट्रोलियम का कंबशन होगा, और वो कंबशन की वजह से गैस का एक्सपांशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपांड होके यहाँ तक आएगा, फिर देखो यहाँ तक एक बार टेम्परेचर यहाँ पे बना दिया, उसके बाद कोई काम नहीं करना है, गैस अपने आप काम करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आइसोथर्मल एक्सपांशन होगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये कौन सा है प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपांशन है। कैसे पता चला, तो यहाँ पे वॉल्यूम इतना था और यहाँ पे वॉल्यूम V2 आपको बड़ा मिला, देखो तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मतलब ये एक्सपांशन है। तो ये आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस है। उसके बाद देखो ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है, तो उससे तो हमें हीट मिलने ही वाली है, ठीक है ना। बट आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो करनी है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद जो प्रोसेस होने वाली है वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होनी चाहिए। क्वासी स्टैटिक मतलब धीरे धीरे स्लोली ये ऊपर जाना चाहिए और यहाँ तक। और उसके लिए एक्सटर्नली यहाँ पे वेट मैनेजमेंट करके, वेट है उसका मैनेजमेंट करके एक सिस्टम बनाई हुई होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक उतना वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज नहीं आया, बट टेम्परेचर चेंज हो गया, चेक कर सकते हो आप। फर्स्ट प्रोसेस में टेम्परेचर एज इट इज़ था क्योंकि आइसोथर्मल थी प्रोसेस। सेकेंड में एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसलिए हीट कांस्टेंट रहेगी बट टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी एडियाबैटिक प्रोसेस, और वो भी एक्सपांशन ही है। यहाँ पे देखो जैसे ही ये पिस्टन टॉप मोस्ट पोजीशन पे चला गया, उसको वापस लेके आएंगे कहाँ तक, यहाँ तक, और वो भी सडन चेंज। बट ये प्रोसेस होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो यहाँ पे T2 है, यहाँ पे भी T2 है, टेम्परेचर चेंज होगा नहीं। मतलब फिर से यहाँ पे जो प्रोसेस आने वाली है वो कौन सी रहेगी, आइसोथर्मल। बट अभी जो आइसोथर्मल आपको बोला गया है वो क्या है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन है ये, और ये रहेगी वापस एडियाबैटिक। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी आगे
हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जितने भी पोजीशन हैं उनको नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी, और बैक टू ए। एडियाबेटिक में वापस वो यहाँ तक लेके आएंगे हम, बट एकदम स्लोली, इसलिए देखो वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज है नहीं। बट ये सब आइडियल सिचुएशन है जिसमें हमने हीट लॉस्ट को ध्यान में ही नहीं लिया है, अदरवाइज एग्जैक्ट ऐसी साइक्लिक रिएक्शन फॉलो करवाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अब हर एक स्टेप के लिए फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे ए टू बी, पहले स्टार्ट करेंगे ए टू बी। ए टू बी कौन सी है? आइसोथर्मल एक्सपांशन, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आइसोथर्मल एक्सपांशन। ओके, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? P1 V1 T1 से P2 V2 T1। T1 क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? ये वर्क डन को मैं W1 नाम दे देता हूँ, वर्क डन रहेगा Q1 और इक्वल टू म्यू आर T1 इंटू ln V2 माइनस V1। ठीक है, शायद एक बार मैंने गलती से ऐसा बोल दिया था कि आइसोथर्मल में डेल्टा क्यू हो जाएगा 0। एक्चुअली डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है म्यू सी वी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू 0 होगा। वो कहाँ पे? आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए या तो कंप्रेशन, कोई भी है, आइसोथर्मल रिएक्शन है तो। ठीक है, अब U 0 हो गया तो फिर वर्क डन इक्वल टू क्या मिल जाएगी आपको? हीट एनर्जी। चलो यहाँ तक क्लियर, ये A टू B हुआ। अब देखते हैं B टू C। B टू C में हमने क्या किया है? एडियाबेटिक एक्सपांशन, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब B टू C में एडियाबेटिक एक्सपांशन है तो P2 V2 T1 से कहाँ पे जाएंगे? P3 V3 T2 पे। ठीक है, तो मतलब तीनों क्वांटिटीज चेंज हो रही है। देखो, अब एडियाबेटिक के लिए हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है W2 इज इक्वल टू म्यू आर इंटू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 2। अब एडियाबेटिक है इसलिए हीट क्या आएगा? 0। इसलिए मैं Q2 Q3 कुछ नाम नहीं देता, डायरेक्ट लिख देता हूँ कि यहाँ पे हीट 0 है। एक्चुअली वो चेंज इन हीट 0 होगा, मतलब नेट हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड आपको मिलेगी 0। चलो, ये B2C के लिए हो गया। अब देखते हैं C2D। C2D के लिए फिर से क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन, और आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आइसोथर्मल मतलब U0। देखो, आइसोथर्मल में डेल्टा U 0, तो फर्स्ट टाइम डेल्टा U 0 आएगा, सेकेंड टाइम Q 0, थर्ड टाइम फिर से डेल्टा U 0, और फोर्थ टाइम वापस आपको डेल्टा Q 0 मिलेगा। अब W3 यहाँ पे निकालना है ना, एक इज इक्वल टू Q2 आएगा, क्योंकि देखो हीट में हमने यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया था, तो ये Q1 था, अभी सीधा Q2। अब Q2 कितना मिलेगा? तो म्यू आर T2 ln फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। देखो, हम C से D जा रहे हैं तो फाइनल वॉल्यूम D पे है ना V4, और यहाँ पे V3, तो V4 डिवाइड बाई V3। बट अगर यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो वर्क डन क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव। तो चेक करो यहाँ पे मिल रहा है, तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये लॉग है ना, तो लॉग में कंपोनेंट का अगर यहाँ पे डिवीजन है तो लॉग का सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन में ln V4 माइनस ln V3 होगा, और ln V4 की वैल्यू कम मिलेगी आपको, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये सही है।
बट फिर भी इसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हो। W3 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू माइनस आगे ले लो, तो ये बन जाएगा V3 डिवाइड बाई V4। चलो यहाँ तक सही है, ये C2D हो गया। अभी देखते हैं D2A, मतलब वापिस इनिशियल पोजीशन पे आ गए, और ये क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब एडियाबैटिक है तो आपको वर्क मिलेगा, वर्क डन इन फोर्थ प्रोसेस आपको मिलने वाला है म्यू आर। अब देखो इनिशियल माइनस फाइनल करो, तो अभी डी से ए जा रहे हो तो ये T2 हो गया इनिशियल और T1 हो गया फाइनल। तो अभी आपको करना पड़ेगा म्यू आर इंटू T2 माइनस T1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ठीक है, अब माइनस में बाहर निकाल लूँ तो म्यू आर इंटू क्या बन जाएगा, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 4, ये था इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। चलो चारों इक्वेशन हमें मिल गए यहाँ पे, देखो सभी प्रोसेस के इक्वेशंस हैं हमारे पास। ऐसा लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखो एक ही स्क्रीन पे मैंने रखा हुआ है कार्नोट इंजन के सारे इक्वेशंस, बाद में हम आगे का सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल वर्क डन क्या मिलेगा, चेक कर लेते हैं। टोटल वर्क मिलेगा आपको सभी वर्क का एडिशन, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W1 क्या था, तो म्यू आर टी, T1 आएगा, और ln था V2 बाई V1। अब ये देखो तो W2 एंड W4 कैंसल आउट हो जाएंगे। कैसे, देखो W2 और W4 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ज़ीरो हो गया तो वो तो कोई काम का ही नहीं है। फिर यहाँ पे आएगा माइनस म्यू आर T2 ln, ये बन जाएगा V3 बाई V4, माइनस म्यू आर T2 ln V3 बाई V4। ठीक है, कहीं पे अगर आपको प्रिंटिंग मिस्टेक नज़र आए तो भी ये ध्यान में ले लेना कि जो फॉर्मूला का डेरिवेशन है वो कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, एक यहाँ पे हो सकती है, किसी किसी की बुक में, सभी की बुक में तो नहीं होगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अभी एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी ईटा ऑफ द कार्नोट इंजन। चलो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या, अभी हीट इंजन के लिए पढ़ा था W बाई Q1, और W क्या था, Q1 माइनस Q2, तो हमें मिल रहा था 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1, तो 1 माइनस। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, जब Q2 एंड Q1 की वैल्यू आप रखो तब ये नेगेटिव इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जो ये डायग्राम है ना, उसी में जो हीट निकल रही थी उसको नेगेटिव कंसीडर करके ही डेरिवेशन किया था। तो अगर आप फिर से नेगेटिव कर दोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव जो नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो साइन कन्वेंशन का यूज़ हम एक ही बार कर सकते हैं, इसीलिए ये नेगेटिव आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ओके, तो 1 माइनस Q2, चलो Q2 क्या है, तो ये रहेगा म्यू आर T2 ln V3 बाई V4। तो यहाँ पे मैं कर दूँ म्यू आर T2 ln V3 बाई V4, नीचे क्या आएगा म्यू आर T1 ln V2 बाई V1। अब इसमें आप देख सकते हो म्यू आर कैंसल आउट, ये किसका फॉर्मूला है, एफिशिएंसी का। ठीक है ना, तो हमें एफिशिएंसी मिली क्या, एफिशिएंसी हमें मिली 1 माइनस T2 इंटू ln V3 बाई V4 डिवाइड बाई T1 इंटू ln V2 बाई V1।
और ये बन गया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 5। चलो, तो यहाँ तक क्लियर है। अभी ये चेक करना है इन दोनों का क्या करें हम। ठीक है ना, क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट वॉल्यूम्स है। अब इंटरमीडिएट वॉल्यूम के बारे में किसी को पता नहीं होता ना, तो कैलकुलेशन में फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। T2 T1 फ़िलहाल हमें पता है कि टेम्परेचर रेंज क्या है, मतलब इंजन की कौन से टेम्परेचर से कौन से टेम्परेचर के बीच में ये इंजन काम करता है। तो इनका रिलेशन निकालने चलते हैं। ठीक है, अब कौन सी रिएक्शन है, तो हम एडियाबेटिक रिएक्शन के लिए लेते हैं। तो फॉर एन एडियाबेटिक रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हो, T इंटू वी रेस टू गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। T इंटू वी रेस टू गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट कहाँ से आया, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। पी वी रेस टू गामा कॉन्स्टेंट था। ओके, पी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू आर टी डिवाइड बाई वी, और ये वी रेस टू गामा इक्वल टू क्या बना, कांस्टेंट। अब ये भी तो कांस्टेंट है, उधर लेके जाओ, कांस्टेंट डिवाइड बाय सम कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट ही मिलेगा। और ये टी इंटू वी रेस टू गामा माइनस 1 इक्वल टू मिल जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें पी वी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट में कौन कौन सी प्रोसेसेस है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस कहाँ पे है, एक तो बी से सी और एक डी से ए। तो इसमें दो डिवीज़न आएंगे, एक हम कर लेते हैं B2C के लिए। तो वहाँ पे टेम्परेचर था T1 और वॉल्यूम था V2 रेस टू गामा माइनस 1 इक्वल टू T2, और दूसरी तरफ था V3 रेस टू गामा माइनस 1। ठीक है ना, चलो ये समझ में आ गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ T1 बाई T2 इक्वल टू V3 बाई V2 पावर गामा माइनस 1। ये इक्वेशन हो गया 6, इक्वेशन नंबर 6। ये B2C के लिए हुआ, सेम वैसा ही D2A के लिए। अब D2A में देखो, T2 इंटू V4 रेस टू गामा माइनस 1 इक्वल टू T1 इंटू V1 रेस टू गामा माइनस 1 लिखना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, T2 इंटू V4 रेस टू गामा माइनस 1 इक्वल टू T1 इंटू V1 रेस टू गामा माइनस 1। यहाँ पे मुझे अगर T1 बाई T2 चाहिए तो ये V4 डिवाइड बाई V1 रेस टू गामा माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 7 हुआ। अब दोनों इक्वेशन को हम इक्वलाइज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, दोनों को इक्वलाइज करो। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की सेम है, राइट हैंड साइड में पावर भी सेम। तो V3 बाई V2 इक्वल टू V4 बाई V1, V3 बाई V2 इक्वल टू V4 बाई V1। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था V3 बाई V4 एक तरफ V2 बाई V1। तो यहाँ पे कर देते हैं V3 बाई V4 इक्वल टू V2 बाई V1। ये तो सेम प्रूव हो गए। अगर सेम है तो इक्वेशन 5 में वो लोग कैंसल आउट हो जाएंगे, मतलब इतना पार्ट कैंसल आउट हो गया, आपको मिल गया 1 माइनस T2 बाई T1। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंस फ्रॉम इक्वेशन 5 ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अगर एग्ज़ाम में आए कार्नोट इंजन, तो ये कार्नोट इंजन कैसे बना और उसका मेन एम क्या था, ये सब आपको सबसे पहले डिस्कस करना होगा। उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करना है और हर एक स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला डिराइव करना है, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।